Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Creative World by Agile. Today in this video we are going to learn about waterfall lifecycle. The book name is Applying UML and Patterns. It will be the third lecture on UML. So as you already know that it's the third edition and the book is written by Craig Larman. So in the previous two lectures, we have covered chapter number 1 and chapter number 2 till 2.2 section. So in this video, we will continue from the section 2.3. If you are new to my channel, then it's my request to please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of all my new videos. And if you find this video helpful, then give it a thumbs up as well. So if you are watching this video for the first time, then I will request you to first get the lectures, lecture number 1 and lecture number 2 on the UML, which I will mention in the description box, so you can get from there. And after that, you can start from here. So in previous lectures, we have covered iterative development method or iterative a method of software development. In this video, we will mostly cover waterfall lifecycle, its features and drawbacks, etc. So let's start our today's video from the section 2.3, and the topic is what about the water life cycle. So a water life cycle is also known as sequential life cycle, and in this process there is an attempt to define all or most of the requirements before programming. So waterfall लाइफ साइकिल के अंदर ये होता है कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो आप उसके फीचर्स को या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप पहले ही फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आप तमाम चीज़ें जो है वो प्रोग्रामिंग से पहले ही कर दें कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर्स होंगे या क्लाइंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सारी एक ही दफ़ा आप ले लेते हो, उसमें चेंज का जो है वो एलिमेंट नहीं होता. यानी वंस द रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज्ड, तो ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज या नेक्स्ट जो भी फेजेस होंगे उसके अंदर कोई भी अगर चेंज आती है तो वो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसका यही मतलब कि मेन सिनेरियो यही है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स आप बिफोर प्रोग्रामिंग ही जो है वो सारी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल टाइम इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं. ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि जैसे ये कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं कि वन टाइम एक जो चीज़ बन गई है तो उसी के सैंपल के ऊपर जो है वो आप और मैन्युफैक्चरिंग करते जाएंगे, बल्कि जो सॉफ्टवेयर की जो फील्ड ही है वो है चेंज से रिलेटेड है. ठीक है, एंड ऑफन टू क्रिएट अ थॉरो डिज़ाइन बिफोर प्रोग्रामिंग, यानी आप तमाम डिज़ाइनिंग वगैरह मॉडल्स वगैरह ये तो कोशिश करते हो कि प्रोग्रामिंग से पहले ही ये सारे डन हो जाए. Likewise, an attempt to define a reliable plan or schedule near the start, not that it will be. ठीक है, यानी स्टार्ट के अंदर ही आप जो है वो एक रिलायबल प्लान और स्केड्यूल बनाने की कोशिश करते हो. अच्छा, वार्निंग क्या है कि सुपर इम्पोजिंग वाटरफॉल ऑन आइटरेटिव, कि आइटरेटिव के अंदर भी अगर आप कभी ऐसा हो कि क्लाइंट जो है वो ज़्यादातर अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले ही जो है वो डेवलपमेंट से पहले ही जो है अगर वो डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो आपके जो आइटरेटिव प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो वाटरफॉल सुपर इम्पोज हो रहा है. इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ और ऑन एन iterative project where most of the requirements are written before development begins, or there is an attempt to create many thorough and detailed specifications or UML models and designs before programming, know that waterfall thinking has unfortunately afflicted the project. It is not a healthy iterative or UP project regardless of the
क्लेम्स। ठीक है, तो आपने आइटरेटिव मेथड्स के अंदर, आइटरेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो ये नहीं करना कि आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स को जो है वो आप डेवलपमेंट से पहले ही फाइनलाइज कर दें। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स के सॉरी तो इट मीन्स कि वाटरफॉल जो है वो सुपर इम्पोज हो रहा है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। अच्छा, जो ये वाटरफॉल जो लाइफ साइकिल है ये यूज़ किया जाता था 1960s और 70s के एरा के अंदर। और उस टाइम पे जो है ये इसको अच्छा समझा जाता था कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो है वो इन्हीं को यूज़ करते हुए, इन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए जो है वो बनाए गए थे। लेकिन ये एक स्किलफुल अप्रोच नहीं थी। इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द हाई रेट्स ऑफ फेलियर, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड हायर डिफेक्ट रेट्स। तो यही इसके असल में हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, या आप कह लें कि यही इसके ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से ये अब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। On average, 45% of the features in the waterfall requirements are never used, and early waterfall schedules and estimates vary up to 400% from the final actuals. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में जब चीज़ों को फाइनलाइज करते हो तो एक्चुअल में चीज़ों में और फाइनल जो स्टार्टिंग में आप कर लेते हो उसमें और एक्चुअल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है कि अप टू 400% तक भी होता है। ठीक है, और इसमें 45% ऐसे फीचर्स आप डिफाइन कर लेते हो जो कि असल में कभी भी यूज़ ही नहीं होते। तो इट्स वेरी बैड अप्रोच कि आप स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें फाइनलाइज कर दें और उसके बाद जो है वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें। बल्कि आइटरेटिव अप्रोच इज़ वेरी बेस्ट, एंड इसमें यही होता है कि आप साथ से रिक्वायरमेंट्स लेते जाते हैं और साथ साथ जो है वो आप आइट्रेशन बाय आइट्रेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के जो है वो आप बनाते जाते हो और क्लाइंट्स को दिखाते हो और फीडबैक लेते हो, और फीडबैक जो आता है उससे जो है वो जो भी चेंजेस वगैरह करनी होती है वो आप नेक्स्ट अपनी उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट के उसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हो। अच्छा, डोंट लेट वाटरफॉल थिंकिंग इन्वेड एन आइटरेटिव और यूपी प्रोजेक्ट। इसमें भी यही है कि आपने जो है वो अपने जब आइटरेटिव मेथड्स को वो अप्लाई करें तो उसके अंदर वाटरफॉल की थिंकिंग को आपने इन्वेड नहीं करने देना। यानी ऐसा ना हो कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में ही सारी जो है वो आप फाइनलाइज करने की कोशिश करें। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स के वाटरफॉल थिंकिंग जो है वो इसके अंदर शामिल हो रही है, तो विच कैन lead to the failure of the project. Why is the waterfall so failure prone? इसके अंदर हमारे पास जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कोई इस तरह की हार्ड एंड वो नहीं होती, फिक्स चीज़ें नहीं होती कि हर सॉफ्टवेयर जो है वो इन्हीं रूल्स के ऊपर बनेगा। बल्कि ये तो मतलब कि फील्ड ही ऐसी है कि इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, और फिर चेंज को आपने जो है वो अकोमोडेट करना होता है। There isn't one simple answer to why the waterfall is so failure prone, but it is strongly related to a key false assumption underlying many failed software projects, that the specifications are predictable and stable and can be correctly defined at the start. ये ही bad approach है जो कि ये समझा जाता था पहले ज़माने में कि स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रिडिक्टेबल है और स्टेबल है, और इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को आप करेक्टली जो है वो स्टार्ट के अंदर आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं विद द लोअर चेंजेस रेट। But this turns out to be far from the accurate and a costly misunderstanding. A study of Boheman and Pepe Pepsio, पता नहीं क्या इसको पढ़ते हैं, showed that a typical software project experiences 25% change in the requirement. ठीक है, तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में जो सोचा वो होता है और जो एंड प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर बनता है उसके अंदर 25% जो है वो आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस आती हैं। तो इट्स अ वेरी बैड अप्रोच कि आप स्टार्टिंग में ही सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करें। एंड दिस ट्रेंड वाज elaborated in another major study of the thousands of the software projects, जिसके अंदर हम मतलब कि स्टडी किया गया और ये रिजल्ट्स पता चले कि 35 to 50% जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर चेंज आता है अगर वो कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो। ठीक है, ये इसका बताया हुआ कि जैसे जैसे जो है वो आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता जाता है तो रिक्वायरमेंट चेंज होने का भी जो प्रोजेक्शन है वो भी वेरी चेंज होती रहती है और वो भी हाई हो जाती है। ठीक है,
और इसमें इतनी कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो यही है। अच्छा, द नीड फॉर द फीडबैक एंड अडॉप्टेशन। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि हम वाटरफॉल अप्रोच को ही यूज़ कर लें, और हम फीडबैक और अडॉप्टेशन को फीडबैक वगैरह क्यों लेते हैं और इसको क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका सिंपल सा यही आंसर है, मतलब कि ये 4 पॉइंट्स हैं कि हमारे पास जो है वो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमने अपने जो एंड यूज़र और क्लाइंट होता है उन दोनों को सेटिस्फाई करना होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सॉफ्टवेयर बनाएं और वो उनकी सिंप्लिसिटी ना हो उसके अंदर, और इतना कॉम्प्लेक्स हो या इस तरह की फीचर्स हों कि जो एंड यूज़र्स के लिए यूज़ करना ही ना मतलब कि आसानी ना हो उसके अंदर। तो इसमें यही है कि फीडबैक फ्रॉम द अर्ली डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स, उससे जो है वो कोशिश करते हैं कि असल में क्लाइंट क्या चाह रहा है, यानी वो रीड करते हैं स्पेसिफिकेशंस को, और क्लाइंट डेमोस टू रिफाइन द रिक्वायरमेंट्स, और इन डेमोस के ज़रिए से वो क्लियर करते हैं कि असल में एक्चुअली जो है वो क्लाइंट क्या चाहता है, किस किस्म का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो बने। फीडबैक फ्रॉम द टेस्ट एंड डेवलपर्स टू रिफाइन द डिज़ाइन और मॉडल्स, यानी फीडबैक जब आप लेते हैं ना, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो डेवलपर्स उससे फिर वो करते हैं कि हम किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, किस तरह का मॉडल एंड यूज़र या क्लाइंट चाह रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है कि ड्यूरिंग ऑल दीज फेजेस जो प्रोग्रामर्स होते हैं और जो बिजनेस टीम होती है, क्लाइंट्स वगैरह होते हैं और एंड यूजर्स होते हैं, ये सारे क्लोजली मिलके काम कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो चीज़ बिल्कुल इस तरह की बने कि जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। फीडबैक फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ द टीम टैकलिंग अर्ली फीचर्स टू रिफाइन द स्केड्यूल एंड एस्टिमेट्स। ठीक है, तो फीडबैक से यही होता है कि आपको पता चलता है कि आप क्या अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जो है वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो बना पाएंगे, स्केड्यूल के अंदर बना पाएंगे, और एस्टिमेट्स क्या यही रहेंगे या बढ़ जाएंगे, या क्या उसके अंदर जो भी चेंजेस होती हैं वो आपको फीडबैक के थ्रू ही पता चलती हैं। फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एंड मार्केट प्लेस टू रिप्रोटाइज द फीचर्स टू टैकल इन द नेक्स्ट आइट्रेशन। और फीडबैक से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो क्लाइंट है या और या मार्केट प्लेस है, उसके लिहाज से किन चीज़ों को जो है ना, किन फीचर्स को रिप्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, यानी कौन सा फीचर इज ऑफ यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है कि उसको जल्दी से कंप्लीट करना है उसके अंदर, और कौन से वाले को देर से करना है, कौन से नेक्स्ट आइट्रेशन में होगा। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है हमें फीडबैक के थ्रू पता चलती हैं, और उन फीडबैक से जो हमारे पास तमाम इकट्ठे होते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह, उनको हम नेक्स्ट जो हमारे आइट्रेशंस होते हैं उनके अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर ऑल द 4 पॉइंट्स दैट शोज़ कि हमारे पास फीडबैक वगैरह की कितनी अहमियत है। अच्छा, ये कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि हाउ टू डू आइटरेटिव एंड एवोल्यूशनरी एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा, तो ये आप लोग खुद रीड कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करवाती हूँ। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिस्क ड्राइवन एंड क्लाइंट ड्राइवन आइटरेटिव प्लानिंग। जो हमारे पास यूपी है, encourages a combination of risk driven and client driven iterative planning. This means that the goals of the early iterations are chosen, यानी नंबर 1 के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास हम डिफाइन करते हैं और ड्राइव डाउन करते हैं कि कौन से हाईएस्ट रिस्क हैं इस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड, एंड बिल्ड विजिबल फीचर्स दैट द क्लाइंट केयर्स मोस्ट अबाउट, और कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी जो है वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो डिमांड कर रहा है, या उसके बारे में ज़्यादा वो ध्यान रख रहा है। रिस्क ड्राइवन आइटरेटिव डेवलपमेंट includes more specifically the practice of architecture centric iterative development, यानी आप उसमें जो है वो बिल्डिंग के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, टेस्टिंग के ऊपर, कि हमारा जो कोर आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल स्टेबल हो, और यानी इस तरह का ना हो कि मतलब कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग किस्म का आपका सॉलिड आर्किटेक्चर हो, कि जिसके अंदर जो है वो रिस्क वगैरह जो है वो बहुत कम हो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 2.6, विच इज़ व्हाट आर द एजाइल मेथड्स एंड एटीट्यूड्स। Agile development methods usually apply time box iterative and evolutionary development. Time box का iterative का मतलब ये है कि कोई भी iteration होगी वो infinite टाइम के लिए नहीं होगी, बल्कि उसकी फिक्स ड्यूरेशन होगी, और एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। एम्प्लॉयड अडॉप्टिव
प्लानिंग, प्रमोट इंक्रीमेंटल डिलीवरी, यानी एंड इन तमाम चीज़ों को जो है मैं पिक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ। एंड इंक्लूड अदर वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट एनकरेज द एजिलिटी, रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू द चेंज। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि एवोल्यूशनरी एनालिसिस एंड डिज़ाइन द मेजॉरिटी इन द अर्ली आइट्रेशंस। तो एक हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसको हमने टोटल 20 आइट्रेशंस के अंदर उसको डिवाइड किया, और हर आइट्रेशन के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर बता दिए। 1 to 5 इन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर जैसे आइट्रेशन 1 है हमारे पास, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास 20% हमें रिक्वायरमेंट्स पता है, तो उसके ऊपर हमने जो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया वो 2% उसका बिल्ड किया, ठीक है। उसके बाद ये जैसे 1 वीक 3 वीक्स की हर आइट्रेशन होगी, तो 3 वीक्स के अंदर सबसे पहले आपने क्या क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, किक ऑफ मीटिंग्स और वो सारा कुछ होता है। और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि हमने फीडबैक लिया होगा और अब हमें थोड़ी और रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिफाइन हो चुकी होंगी, तो अब 30% रिक्वायरमेंट्स होंगी और 5% उसके ऊपर जो है वो आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करोगे, और उसके बाद टेस्टिंग और फीडबैक लोगे, और फिर हमारे पास नेक्स्ट फेज के नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आप जाएंगे तो आपके पास 50% रिक्वायरमेंट्स आ चुकी होंगी व्हाट द क्लाइंट वांट्स, एंड 8% उसके ऊपर आप जो है वो सिस्टम को बिल्ड करोगे और उन फीचर्स को जो है वो दोबारा से अपने क्लाइंट को दिखाओगे। फिर मज़ीद आपकी रिक्वायरमेंट्स रिफाइन होती जाएंगी, और इस तरह जो है वो सॉफ्टवेयर भी जो है वो इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा, यानी उसकी परसेंटेज भी, यानी जितना आप डेवलप करते जाओगे वो भी इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स रिफाइन हो जाती हैं। तो हर आइट्रेशन जो कि 3 वीक्स ड्यूरेशन की होगी, उसके अंदर 3 वीक्स के अंदर किस तरह से उसको जो है वो ब्रेक डाउन किया हुआ है कि हमारे पास जैसे वीक 1, 2 और 3 है, और मंडे टू फ्राइडे हर एक तमाम ये जो मतलब एड्रेशंस का स्टार्टिंग वीक होगा, उसमें जो मंडे होगा उसके अंदर जो है वो आप किक ऑफ मीटिंग करोगे, और आप जो है वो क्लेरिफाई करोगे आइट्रेशंस के गोल क्या होंगे विद द टीम, और 1 आवर की ये आपकी मीटिंग होगी। और फिर जब आप गोल्स को डिफाइन करोगे, उसके बाद टीम एजाइल एंड मॉडलिंग एंड डिज़ाइन बैठेगी, और यूएमएल वाइट डायग्राम्स वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो स्केचेस वगैरह बनाएंगे, और ये भी 5 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो ट्यूसडे होगा, उससे जो है वो आप कोडिंग और टेस्टिंग वगैरह जो है वो साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर वीक 2 के अंदर दोबारा से जो है वेंसडे जैसे होगा, या कोई भी आप दिन इनमें से रख सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि ये जो हाँ आपने गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, ये इस 3 वीक्स के ड्यूरेशन के अंदर नहीं पूरे हो सकते, तो आप जो है वो अपने गोल्स को डिस्कोप कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि आप जो है वो आइट्रेशन का टोटल जो एक आइट्रेशन का टाइम है 3 वीक से उसको ज़्यादा करें। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी आपने टाइम बॉक्स्ड आइट्रेशंस करनी है, यानी 3 वीक्स की अगर एक आइट्रेशन है, अगर जो गोल ज़्यादा है तो आप टाइम नहीं बढ़ाओगे, आप उसको स्कोप को कम करोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर इसी तरह से टाइम बढ़ाते गए तो कभी भी फिर काम तो टाइम पे होने वाला नहीं है, जबकि क्लाइंट को तमाम चीज़ें जो है वो टाइम पे चाहिए होती हैं। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डिस्कोप कर देना है गोल्स को, लेकिन आपने टाइम को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर ये होगा कि आपने जो है वो फाइनल चेक इन एंड कोड फ्रीज फॉर द आइट्रेशन बेस लाइन, ठीक है। तो आप अपने जो है वो कोड को चेक कर लेंगे और उसके बाद उसको फ्रीज कर देंगे, और उसके बाद जो है वो दोबारा से आप डेमो देंगे अपने बिजनेस पार्टनर्स को, यानी अपने आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको डेमो देंगे, और उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट्स रिफाइन होंगी, और फिर जो है वो जो एंड डे होगा उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आप प्लानिंग करोगे, वो 2 आवर्स की मीटिंग होगी, ठीक हो गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आपको पूरे आइट्रेटिव मेथड का जो है वो पूरा प्रोसेस समझ आ गया कि किस तरह से है हर आइट्रेशन के अंदर किस तरह से काम हो रहा होगा और किस तरह से ये चीज़ें प्रोसीड करेंगी। अच्छा, it is not possible to exactly define agile methods as specific practices vary widely, ठीक है। क्या आप ज़रूरी नहीं है कि agile methods exactly जैसे कि रिटर्न है हमारे पास theoretically लिखे हुए हैं उसी तरह से आप अप्लाई करो।
ये प्रैक्टिसेस वेरी कर सकती हैं, ठीक है। हाउएवर जितनी शॉर्ट आपकी आइट्रेशंस होंगी, शॉर्ट टाइम बॉक्स होंगी, और विद एवोल्यूशनरी रिफाइनमेंट ऑफ द प्लान्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन, तो ये उतना ही आपका जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। In addition, they promote practices and principles that reflect an agile sensibility of the simplicity, lightness, communication, self-organizing team and more. ठीक हो गया, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, agile principles, and there are 13 principles. So we will cover all these in this video, and then we will end our video here. The agile principles, अच्छा, और हाईएस्ट नंबर 1 पे है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, बिल्कुल, थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। हर इटरेशन के बाद आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल सिस्टम आता है जो कि आप क्लाइंट को अपने दिखाते हैं, यानी टेस्टिंग होती है, उसके ऊपर फीडबैक लेते हो और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आपने आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर बना रहे ही उस कस्टमर के लिए, और उसी की नीड्स को ही सेटिस्फाई करना है आपने, तो उस सबसे पहले जो है वो उसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। Welcome the changing requirements even late in development. Agile processes harness change for the customers competitive advantages, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की फील्ड है तो इसके अंदर चेंजेस आती रहती है, और एडवांस से एडवांस लेवल पे आप मूव करते हो तो हमेशा क्लाइंट भी यही चाहता है कि उसके कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट उसके पास हो, तो आपने जो है वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को हमेशा जो है वो वेलकम करते जाना है। Deliver working software frequently, ठीक है, from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter timelines, कि shorter timelines के अंदर आप ज़्यादा deliverable systems जो है वो प्रोड्यूस करें और अपने क्लाइंट से फीडबैक लेते जाएं, और इससे क्या होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिफाइन होती जाएंगी, और ये भी पता चल जाएगा कि कस्टमर आपका जो है एंड यूज़र है या कस्टमर है वो क्या चाहता है, असल में उसकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स क्या है। नेक्स्ट जो है वो बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि डेवलपर्स जैसे जैसे बनाते जाएं, साथ साथ बिजनेस पीपल उसको देखते जाएं कि बिल्कुल काम उसी तरह से हो रहा है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है, या अगर डेविएशन हो रही है तो वो भी स्टार्ट में ही पता चल जाए, तो इट्स फास्ट। Number 5 है build the projects around motivated individuals, give them environment and support the need, ठीक है। तो आपने जो है वो टीम ऐसी रखनी है कि जो कि motivated individuals इसके अंदर हों। The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is a face to face, ठीक है। virtual से ज़्यादा बेस्ट जो कन्वर्सेशन होती है वो फेस टू फेस होती है, तो कोशिश करेंगे इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि टीम्स आपस में फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके डिस्कशंस करें। और नंबर 7 इज वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ अ प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस, ठीक है। आपने हर आइट्रेशन के बाद एक वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करना होता है। नंबर 8 है एजाइल प्रोसेसेस प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी होती है एजाइल प्रोसेस के अंदर। Responses, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely, or continuous attention to the technical excellence and good design enhances the agility, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होती है कि एजालिटी जो है वो इन्हेंस होती है, कि आप जैसे जैसे टेक्निकल अपनी इसके अंदर जो है वो एक्सीलेंस लेकर आते हैं और अच्छे डिज़ाइंस लेकर आते हैं, तो उतनी ही जो है वो एजालिटी इन्हेंस होती है। सिंप्लिसिटी इज द आर्ट ऑफ द मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ द वर्क नॉट डन। अच्छा, ये होता है कि हमारे पास जो आपने प्रोडक्ट बनानी है या जो प्रोडक्ट बनाना है, इट मस्ट बी सिंपल और सिंपल टू यूज़ होना चाहिए। द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइंस emerge from the self-organizing teams, ठीक है। ग्रेट टीम वर्क होना चाहिए। एट रेगुलर इंटरवल्स द टीम रिफ्लेक्ट्स on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly, ठीक है। तो यही होता है कि हमारे पास जो है वो टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, और टीम को पता होना चाहिए कि जो है वो किस तरह से अपने आप को इस तरह से ट्यून और एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो है वो इफेक्टिवली तमाम चीज़ें जो है वो हो सकें। होप स्टूडेंट्स आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू वांट मी टू अपलोड मोर लेक्चर्स ऑन यूएमएल देन प्लीज़ कमेंट। मैं मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से फीडबैक लेना, और मोटिवेशन मिलती है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी
के सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया कुछ भी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।